हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो फटाफट से आप सभी दोस्त जुड़ जाएंगे और आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे जिनका दोस्तों कोई एग्ज़ाम है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में दोस्तों बेस्ट स्कोर करने के लिए आज के इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए। तो सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। तो आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसे सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। भाग एवं बलि, सीता, समाहर्ता, अंतपाल। इधर लिखा हुआ है दोस्तों सीमा रक्षक, राजस्व संग्रहालय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या फिर दोस्तों राजस्व स्रोत। यहाँ पे मिलाना है। तो एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसको सही मैच करने का कोशिश करेंगे। तो भाग एवं बलि का संबंध किससे है? तो दोस्तों, भाग एवं बलि का संबंध राजकीय स्रोत से है। सीता, दोस्तों सीता का संबंध किससे है? सीता का संबंध दोस्तों राजकीय भूमि से है। किससे है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय से किसका संबंध है? सीता का संबंध है। अगला दोस्तों समाहर्ता, जो राजस्व का संग्राहक है उससे दोस्तों समाहर्ता संबंधित है। अगला दोस्तों अंतपाल की बात की जाएगी तो अंतपाल सीमा रक्षक को कहा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा मैच हो गया है। तो इसके लिए सही क्या होगा, तो एक बार सभी दोस्त मैच करने का प्रयास करेंगे। तो पहले वाले का लास्ट वाला हो रहा है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का दोस्तों हो जाएगा, बी का 3, सी का दोस्तों हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। 4 3 2 1 जो होगा वही सही आंसर होगा। तो एक बार सभी दोस्त मैच करेंगे। 4 3 2 1 दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि दोस्तों अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म आदि ग्रंथों में संकलित किया गया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है दोस्तों फरीदुद्दीन गंजे शंकर, ऑप्शन डी है दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म आदि ग्रंथों में संकलित किया गया है। तो दोस्तों किसके आदि ग्रंथों में संकलित किया गया है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों फरीदुद्दीन गंज शंकर। फरीदुद्दीन गंज शंकर के विचारों को सिख धर्म के आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। और दोस्तों ये किस नाम से जाने गए हैं? दोस्तों इनको दोस्तों फरीद बाबा के नाम से जाना गया है। किस बाबा के नाम से? तो दोस्तों फरीद बाबा के नाम से जाना गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है जो सिखों का आदि ग्रंथ है, तो आदि ग्रंथ का संकलन करता कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। आदि ग्रंथ का संकलन करता कौन है? तो दोस्तों आदि ग्रंथ के संकलन करता की अगर बात की जाएगी तो कौन है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो आदि ग्रह के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस विद्रोह पर आधारित है? ऑप्शन ए नील विद्रोह, बी सन्यासी विद्रोह, सी चुआर विद्रोह या फिर ऑप्शन डी कोल विद्रोह। सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आनंद मठ की बात की जाएगी दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ। और आनंद मठ दोस्तों, आनंद मठ जो है उपन्यास है एक दोस्तों, क्या है? उपन्यास। तो आनंद मठ उपन्यास की रचना किसने की थी, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई? तो आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई?
बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी। साथ ही साथ में दोस्तों इन्होंने इसी में दोस्तों आनंद मठ में दोस्तों किसका संकलन किया है? आनंद मठ में दोस्तों राष्ट्रगीत का उल्लेख है। ठीक है, राष्ट्रगीत कहाँ उल्लेखित है अगर आपसे पूछा जाता है तो राष्ट्रगीत दोस्तों आनंद मठ में उल्लेखित है। आनंद मठ में उल्लेखित है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है राष्ट्रगीत किसने लिखा है तो इसकी रचना दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में की है। राष्ट्रगीत की अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो बताएंगे वह कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी या फिर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें से कौन था जो कि काकोरी षड्यंत्र में 1925 में फांसी की सजा से बच गए थे? तो दोस्तों 1925 में काकोरी कांड में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। चंद्रशेखर आजाद 1925 में बच गए थे। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे चंद्रशेखर आजाद दोस्तों काकोरी कांड में शामिल थे दोस्तों, लेकिन यह फांसी से 1925 में बच गए थे। 1928 की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 1928 में दोस्तों नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन सा एसोसिएशन था? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसे दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है एसोसिएशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों इन्होंने अल्फ्रेड पार्क में, इन्होंने स्वयं को कहां पर किस पार्क में गोली मारी थी? तो ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अल्फ्रेड पार्क में दोस्तों ब्रिटिश सरकार, जब ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया था तो दोस्तों अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने स्वयं के जो है गोली मार ली थी। और दोस्तों ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इस तरीके से ये दोस्तों शहीद हुए थे। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आपको पता चल गया होगा किस पार्क में दोस्तों इन्हें पुलिस ने घेर लिया था, ब्रिटिश पुलिस ने, तो अल्फ्रेड पार्क में। यहीं पर इन्होंने स्वयं को दोस्तों अंग्रेजों को न्यौछावर ना करके स्वयं को दोस्तों भारत माँ को समर्पित करते हुए दोस्तों स्वयं के गोली मार ली थी और ये शहीद हो गए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। तो भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या है? ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर सिलिकॉन। तो दोस्तों भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। दोस्तों भूपर्पटी में बहुतायत से कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भूपर्पटी में दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा की अगर बात की जाएगी तो लगभग दोस्तों 46.4% दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा भूपर्पटी में पाई जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। लोहा दोस्तों मात्र 5% भूपर्पटी में पाया जाता है। एल्युमिनियम की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों एल्युमिनियम लगभग 8.1% और सिलिकॉन दोस्तों 27.72% लगभग पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने ऑप्शन हैं सभी के बारे में मैंने आपको बताया। तो एक बार सभी दोस्त अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका दोस्तों कोई ना कोई एग्जाम है। सभी दोस्तों को हमारे इस सेशन का फ़ायदा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए फटाफट से। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है? फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कौन सी नदी दोस्तों पश्चिम की ओर नहीं प्रवाहित होती है? नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या फिर दोस्तों साबरमती। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे
तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों। कावेरी नदी दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। बाकी दोस्तों नर्मदा, ताप्ती और साबरमती ये नदियाँ दोस्तों किसकी ओर प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित मिलाना है। तो एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी को पता होना चाहिए, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपके कौन कौन से ऑप्शन में है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व जल दिवस और दोस्तों विश्व ओजोन दिवस। दूसरी सूची में दोस्तों डेट लिखी हुई हैं, उनसे मैच करना 21 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर और 22 मार्च। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो इसको सही सुमेलित करना है। तो फटाफट से सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। तो ए का हो गया सेकंड, ऐसे लिख लेंगे साथ ही साथ में, ए का हो गया सेकंड। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को। तो दोस्तों यहाँ पे सी का हो जाएगा 4, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। तो दोस्तों बी का हो जाएगा फर्स्ट। अगर दोस्तों पूछा जाए विश्व ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो डी का हो जाएगा 3। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और 3। तो 2, 1, 4, 3 जिस विकल्प में होगा वही आपका सही आंसर होगा। साथ ही साथ आप लोग इन्हें याद कर लेंगे दोस्तों, बार बार दोस्तों एसएससी के द्वारा पूछा जा रहा है ये सारे दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो 2, 1, 4, 3 मैच कर लेंगे। तो दोस्तों 2, 1, 4, 3 मैच करेंगे किस में है? तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको मिला दिया, यही आपका सही सुमेलित था। तो ऐसे ही याद कर लेंगे, ये हो आपका हो गया 2, 1, 4 और आपका 3। दोस्तों यहाँ पर कुछ और हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आपका 22, 22, 22। अगर आपसे पूछा जाता है 22 मार्च, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। 22 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला है दोस्तों, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी है दोस्तों ओजोन और CO2। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा की अगर बात की जाएगी तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे अम्लीय वर्षा किसके उत्सर्जन से होती है। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा अगर आपसे पूछा जाता है तो अम्लीय वर्षा दोस्तों नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में जब जल वर्षा का जल मिलता है तो दोस्तों वह घुलकर पृथ्वी पर आ जाता है, और इस वर्षा को दोस्तों अम्लीय वर्षा नाम दिया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जब नाइट्रोजन से जल मिलता है तो क्या बनता है दोस्तों? नाइट्रोजन से जब जल मिलता है तो नाइट्रिक अम्ल बनाता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड से जब जल मिलता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, और यही अम्ल दोस्तों पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे दोस्तों क्या होती है, अम्लीय वर्षा। दोस्तों कहा जाता है कि जो ताजमहल का रंग जो है अब धीरे धीरे दोस्तों उसका रंग छेड़ हो रहा है, जिसका मुख्य कारण क्या दोस्तों? जो वैश्विक विरासत की इमारतें हैं, वैश्विक विरासत की इमारतें हैं, जिनमें दोस्तों जो सौंदर्यता होती थी संगमरमर की, या फिर दोस्तों पत्थरों की, या दोस्तों जो आपके प्राकृतिक जो दृश्य होते थे दोस्तों, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया या अन्य कोई महत्वपूर्ण या फिर सुंदर इमारत हो गई, तो उनका कलर धीरे धीरे अब क्षीण हो रहा है, जिसका मुख्य कारण दोस्तों अम्लीय वर्षा को
माना गया है। तो इसे आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार सभी दोस्त छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हैं, एक बार सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक, शेयर और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। तो फटाफट से सभी दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। इसके लिए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 74? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर पूछा जाए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो दोस्तों कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ये दोस्तों है आर्टिकल 53। कौन सा है, आर्टिकल 53 है, अनुच्छेद 53 है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। यह दोस्तों दर्शाता है कि राष्ट्रपति की में दोस्तों काहे की शक्तियां निहित होती हैं, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 दोस्तों बताता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 53 के माध्यम से यह पता चलता है। तो ये राष्ट्रपति के कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति की बात की जाएगी, राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाएगा दोस्तों, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, अनुच्छेद 53 रहेगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति की योग्यताएं किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? राष्ट्रपति की योग्यताएं दोस्तों, योग्यताएं की अगर बात की जाएगी तो राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 के अंतर्गत आती हैं, अनुच्छेद 68 के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार की बात की जाएगी तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार आते हैं, सभी दोस्त बताएंगे। तो संविधान के किस भाग में आते हैं, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार आते हैं, भाग 3 में। इसमें दोस्तों कहां से कहां तक आर्टिकल होते हैं, तो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक दोस्तों ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 12 से 35 तक। सबसे पहले दोस्तों मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 और दोस्तों अगर बात की जाएगी आर्टिकल, तो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 12 से 35 तक, 12 से 35 तक दोस्तों रहते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 12 से 35 तक। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी मौलिक अधिकारों में, तो सभी दोस्त इसे भी साथ ही साथ में देखते रहेंगे। मौलिक अधिकार दोस्तों भारत के संविधान में किस देश से लिया गया, तो किस देश का स्रोत है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के स्रोत से लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मौलिक अधिकार दोस्तों कहां से लिए गए हैं एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों।
मौलिक अधिकार दोस्तों, अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया गया? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना, साथ ही साथ में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, ये दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? ये सभी दोस्तों यूएसए से यानी कि अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार के बारे में आपको आशा करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी की व्यवस्था करने वाली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1954 में, 1962 में या फिर दोस्तों 1958 में? तो दोस्तों आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम सभी दोस्त बताएंगे। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लाल सड़न रोग दोस्तों, रेड रॉड डिजीज ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन का होता है, सीधे से हमारे ऐसे ही आंसर निकल गया। तो लाल सड़न बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे की होती है? रेड रॉड, तो रेड रॉड डिजीज दोस्तों किस पौधे का होता है? धान का, गन्ना का, सरसों का या फिर दोस्तों गेहूं का? तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों लाल सड़न रोग। एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे लाल सड़न रोग दोस्तों किस पौधे से संबंधित बीमारी है? तो लाल सड़न रोग अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो लाल सड़न रोग किससे संबंधित है? लाल सड़न रोग दोस्तों गन्ना से संबंधित है। इसे दोस्तों कहते हैं रेड रॉड डिजीज ऑफ शुगर केन। क्या कहते हैं? रेड रॉड डिजीज ऑफ शुगर केन। गन्ना से संबंधित बीमारी है रेड रॉड डिजीज, ठीक है। तो गन्ना से संबंधित बीमारी है जो गन्ना के बीच में दोस्तों एक सड़न उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर दोस्तों बीच में लाल लाल रंग का दोस्तों पदार्थ देखने को मिलता है, वो सड़ जाता है दोस्तों, उसके सड़न के कारण होता है। और ये दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों एक कवक होता है, इसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। इस कवक का नाम क्या है? सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या फिर दोस्तों पूछा जा सकता है कि रेड रॉड डिजीज बीमारी जो है ये किस कवक के कारण गन्ने में होती है? तो दोस्तों यह कोलेंटोट्राइकम फाल्केटम किसके कारण होती है? ध्यान रखेंगे कोलेंटोट्राइकम फाल्केटम। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे फाल्केटम, ये कवक का नाम है। कोलेंटोट्राइकम फाइकम ये कवक का नाम है, इसके कारण दोस्तों ये बीमारी होती है गन्ने में। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट से। सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक साथ ही साथ में शेयर जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, अस्थि, त्वचा या फिर दोस्तों स्नायु? तो कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों त्वचा। त्वचा दोस्तों एक संयोजी ऊतक नहीं है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सामान्यतया उत्तल दर्पण का प्रयोग में होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है बताएंगे? सौर चूल्हा में, नेत्र अपदर्शी में, अग्रदीप का प्रतिक्षेपक या फिर दोस्तों पश्चदर्पी प्रतिक्षेपक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण का किसे को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उत्तल दर्पण हमेशा ध्यान रखेंगे इसे दोस्तों पश्चदर्शी दर्पण कहते हैं। पश्चदर्शी दर्पण का मतलब होता है दोस्तों पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगर आपको पीछे की वस्तुओं को देखना है दोस्तों, जो दोस्तों गाड़ी के जो आपकी जो गाड़ी होती है दोस्तों उसमें जो मिरर लगा होता है वो आपका कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। तो पीछे की तरफ आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए, पीछे की तरफ देखने के लिए दोस्तों, पीछे की तरफ देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पीछे की तरफ देखने के लिए
उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और सामान्यतया दोस्तों गाड़ी में दोस्तों पीछे की ओर आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है उत्तल दर्पण, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसे दोस्तों कहते हैं पश्चदर्शी दर्पण, पीछे की तरफ देखने के लिए। तो अब आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो गाड़ी में दोस्तों जो मिरर लगा होता है वो कैसा होता है, पश्चदर्शी दर्पण होता है। पीछे के चीज़ों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं दोस्तों। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आवृत्ति का दोस्तों बताएंगे, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन, वाट, हर्ट्ज या फिर दोस्तों फैराड। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आवृत्ति का सही मात्रक क्या है, हर्ट्ज। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है न्यूटन, न्यूटन किसका दोस्तों मात्रक है, तो न्यूटन अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक है। अगर दोस्तों आपसे वाट पूछा जाता है तो वाट किसका मात्रक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे वाट दोस्तों शक्ति का मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाता है फैरड तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों फैरड किसका मात्रक है। तो दोस्तों फैरड अगर आपसे पूछा जाता है तो हमने पिछले सेशन में बताया था दोस्तों, फैरड जो है वैद्युत धारिता का मात्रक है। किसका मात्रक है, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या है, फैरड। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग दोस्तों पार्ट में एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जाने वाले दोस्तों मात्रक से रिलेटेड प्रश्न है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हेनरी दोस्तों पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हेनरी अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखेंगे, हेनरी दोस्तों हेनरी किसका मात्रक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हेनरी अगर आपसे पूछा जाता है तो हेनरी दोस्तों प्रेरक का मात्रक है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कैंडेला तो कैंडेला किसका मात्रक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों ओम किसका मात्रक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये जितने सारे लिखे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। न्यूटन दोस्तों बल का मात्रक, वाट दोस्तों शक्ति का मात्रक, फैरड दोस्तों विद्युत धारिता का मात्रक, हर्ट्ज दोस्तों आवृत्ति का मात्रक होता है, हेनरी प्रेरक का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है और ओम दोस्तों किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। एम्पियर विद्युत धारा का इसी तरीके से है, जूल दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर दोस्तों आर्गन। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस है। तो इसमें से कौन सी निष्क्रिय गैस है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों प्रतिदिन इसी तरीके से हम आपके लिए एसएससी जीडी की बेस्ट तैयारी करने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी दोस्त अपनी एकदम बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों प्रतिदिन 8 बजे शाम को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी निष्क्रिय गैस है तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ओजोन ऑक्सीजन का एक है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, अपरूप, समस्थानिक, संभारिक या फिर दोस्तों समन्यूट्रॉनिक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक है, तो ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है। तो दोस्तों ओजोन की बात की जाएगी तो
ओजोन ऑक्सीजन का दोस्तों एक अपरूप होता है। क्या होता है? अपरूप होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगर ओजोन की ऑक्सीजन की बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन को दोस्तों, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। अगर दोस्तों बात की जाएगी ओजोन को, तो ओजोन को किससे डिनोट करते हैं? O3 से डिनोट करते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ओजोन की बात की जाएगी तो ओजोन लेयर दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन मंडल में पाई जाती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ओजोन जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज को रोकने में जो है रोकती है, जिससे दोस्तों सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर नहीं आ सकती हैं। और दोस्तों ओजोन परत का अब क्षीण हो रहा है, जिसका मुख्य कारण कौन सी गैस मानी गई है? CFC। दोस्तों इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर दोस्तों एक अन्य गैस है जिसका नाम है फ्रेयान। ये दोस्तों जो आजकल शहरों में दोस्तों जो बहुत सारे यंत्र जो यूज़ किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों मोटर की वाहनों से भी दोस्तों फ्रेयान गैस निकल रही, साथ ही साथ में दोस्तों रेफ्रिजरेटर और आपका एयर कंडीशनर, तो इन सब से दोस्तों जो गैसेस निकलती हैं तो उसमें दोस्तों CFC और फ्रेयान निकलती हैं, जो कि ओजोन परत के क्षय होने के लिए उत्तरदायी गैस मानी गई हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, USB है। तो USB का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे? यूनिवर्सल सीक्वेंट बस, या फिर दोस्तों यूनिवर्सल सीक्वेंशियल बस, या फिर दोस्तों यूनिवर्सल सक्सेसिव बस, या फिर दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है USB का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों USB का फुल फॉर्म क्या है एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो दोस्तों इसे हमने कई बार आपको प्रैक्टिस सेट तथा इसमें दोस्तों हमने आपका पूरा आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों किसके लिए कौन से शब्द का यूज किया गया, ये सब मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अघन्य शब्द किससे संदर्भित है? गाय के लिए, स्त्री के लिए, ब्राह्मण के लिए, या फिर दोस्तों पुजारी के लिए। तो सही आंसर क्या होगा एक बार सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में दोस्तों अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्या शब्द दोस्तों किसके लिए है? गाय के लिए। अघन्या का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अघन्या का अर्थ होता है ना मारने योग्य पशु। क्या अर्थ होता है? ना मारने योग्य पशु। तो ना मारने योग्य पशु कौन सा है? तो ना मारने योग्य पशु गाय है, जिसे आप सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गाय को दोस्तों पूजनीय या फिर दोस्तों पवित्र पशु कहा गया। क्या कहा गया? पवित्र पशु कहा गया है ऋग्वेद में। और गाय को दोस्तों क्या कहा गया है? अष्टकर्णी भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टकर्णी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अष्टकर्णी किस पशु को कहा जाता है, तो अष्टकर्णी दोस्तों गाय को कहा जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों अगर बात की जाएगी तो ऋग्वेद में दोस्तों बताएंगे ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ऋग्वेद यहाँ पर की बात की गई है, तो ऋग्वेद के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? तो देवता दोस्तों थे इंद्र। देवता कौन थे? इंद्र। और ऋग्वेद में दोस्तों एक ही वेद था दोस्तों, कौन था? ऋग्वेद। यही दोस्तों वेद था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर ऋग्वेद की दोस्तों बात की जाएगी तो एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं दोस्तों। 10 28 क्या है? 10 28 दोस्तों इसमें श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं दोस्तों? 10 28 श्लोक हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 10 28 श्लोक हैं और लगभग 10,600 दोस्तों इसमें मंत्र हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
और ऋग्वेद का दोस्तों जो पाठन करता है, जो पढ़ता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले व्यक्ति को दोस्तों होत्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्रा। अगला दोस्तों यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे कहते हैं अध्वर्यु, और दोस्तों जो सामवेद को पढ़ता है उसे कहते हैं उद्गाता। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सामवेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऋग्वेद के बारे में बात की जा रही है, तो ऋग्वेद दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद किसे बताया गया है? तो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद को बताया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऋग्वेद संबंधित दोस्तों नदियों के नाम, उनके प्राचीन नाम जिनके बारे में हम आपको बताए दे रहे हैं, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है वितस्ता, तो वितस्ता नदी का वर्तमान समय में क्या नाम है? तो दोस्तों वितस्ता नदी के किनारे दोस्तों सिकंदर तथा पोरस का युद्ध हुआ था। वितस्ता नदी का नाम क्या है? झेलम। क्या नाम है? झेलम। ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है परुसड़ी, तो दोस्तों परुसड़ी नदी का वर्तमान समय में क्या नाम है? तो दोस्तों परुसड़ी नदी का नाम है रावी। रावी नाम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कुभा, तो कुभा दोस्तों प्राचीन नाम है और इसका वर्तमान समय में दोस्तों क्या नाम है? काबुल। क्या नाम है? काबुल दोस्तों। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है अस्किनी, अस्किनी दोस्तों किस नदी का नाम है? तो दोस्तों अस्किनी दोस्तों वर्तमान समय में चिनाब नदी के नाम से प्रचलित है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है दृशदत्ती, तो दृशदत्ती दोस्तों घग्गर नदी को कहा गया। किसे कहा गया? दृशदत्ती दोस्तों घग्गर नदी को कहा गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सतुद्री, तो सतुद्री कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सतुद्री किसे कहा गया? सतुद्री दोस्तों कहा गया सतलज नदी को। किसे कहा गया? सतलज नदी को सतुद्री कहा गया। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है विपाशा, विपाशा किसे कहा गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विपाशा दोस्तों व्यास नदी को कहा गया। और दोस्तों गोमल किसे कहा गया? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों गोमल कहा गया गोमती नदी को। तो दोस्तों इससे संबंधित कहीं ना कहीं एक आधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए हमने इसे भी आपके लिए क्लियर कर दिया। वितस्ता नदी को वर्तमान समय में झेलम, परुसड़ी को रावी, कुभा को दोस्तों काबुल, अस्कनी को चिनाब, दृशदत्ती को घग्गर, सतुद्री को दोस्तों सतलज, विपाशा को व्यास, गोमल को दोस्तों क्या कहा गया? गोमती। गोमल को क्या कहा गया? गोमती। तो दोस्तों फटाफट से आप सभी दोस्त आज के इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। दोस्तों यह सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार तथा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से दोस्तों प्रतिदिन 8 बजे जुड़कर हमारे साथ सभी प्रैक्टिस सेट की दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे और अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया नग्युल्टम किस देश की मुद्रा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों नग्युल्टम किस देश की मुद्रा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नेगुल्टम किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों यहाँ पर ये चारों ऑप्शन है, इसमें दोस्तों भूटान इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इनकी दोस्तों हम राजधानी और मुद्रा के नाम हम आपको बताने वाले हैं, तो एक बार सभी दोस्त लाइक शेयर और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। म्यांमार की राजधानी क्या है? जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। म्यांमार की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना है नेपाल की राजधानी क्या है। तो जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे इन दोस्तों देशों की राजधानी क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी है न्यापीताओ। क्या राजधानी है? न्यापीताओ इसकी राजधानी है। अगर मुद्रा इसकी अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे म्यांमार की मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों भारत का एक पड़ोसी देश है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भारत के किस तरफ स्थित है दोस्तों? तो म्यांमार की अगर बात करेंगे दोस्तों तो म्यांमार भारत के किस तरफ स्थित है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। भूटान दोस्तों, भूटान की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू दोस्तों भूटान की राजधानी है। ये आपका है राजधानी, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? राजधानी। और इधर दोस्तों क्या है? इधर दोस्तों है मुद्रा। क्या है? इधर दोस्तों है मुद्रा।
तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छापेंगे। भूटान की मुद्रा है नग्युल्टम। नग्युल्टम है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, भूटान की मुद्रा है नग्युल्टम। बांग्लादेश की अगर बात की जाएगी तो बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों है ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों टका। क्या है, टका। अगला दोस्तों अगर बात की जाएगी नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, नेपाल की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो नेपाल की राजधानी है दोस्तों काठमांडू। क्या है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और नेपाल की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों नेपाल की मुद्रा है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। अगला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो चीन की राजधानी दोस्तों क्या है, सभी दोस्त बताएंगे। चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग। क्या है, चीन की राजधानी है बीजिंग। और इसकी मुद्रा क्या है, रेमनबी। अगर आपसे पूछा जाता है रेमनबी तथा युआन किसकी मुद्रा है, तो चीन की मुद्रा है रेमनबी तथा युआन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, तो दोस्तों अफगानिस्तान की अगर बात की जाएगी तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। और दोस्तों इसकी मुद्रा क्या है, तो अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अफगान की मुद्रा है दोस्तों अफगानी। क्या है, अफगान की मुद्रा है अफगानी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने भारत के पड़ोसी देश की राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में यहाँ पर हमने देखा है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक है। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दोस्त आज के सेशन में लास्ट तक बने रहे। थैंक यू सो मच।